लगातार पिछले 17 सालों से जो एनडीए की सरकार बैठी हुई है कुंडली मार के, मुझे लगता है इसके लिए अब सरकार को बदलने की आवश्यकता है, एक नए विकल्प को सत्ता में लाने की आवश्यकता है। वरना आप डॉक्टर और हवाई जहाज का एक बेसिक इंजीनियर बन के नहीं रहना। अब बात करते हैं हम गोराबौराम विधानसभा की। यहाँ के मौजूदा विधायक एनडीए से सुवर्णा मंत्री बनने का मौका मिले तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? भाई साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। केमिस्ट्री के रासायनिक आणविक सूत्रों को याद करने के लिए, वो याद है बचपन में, तो बहुत ठुकाई लगी है। बहुत पीटते थे। अब हम बात करते हैं बिहार के लाखों युवा बेरोजगार हैं, इसका असली जिम्मेदार कौन? कभी परिवार के लोग कहे हैं कि लड़का पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के प्रदर्शनी में लगे हुए हैं, कभी पढ़ाई के मामले में पिताजी से मार खाए? क्या आप मानते हैं एक ईमानदार कैंडिडेट बिना पैसे के चुनाव जीत सकता है? सर, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में जनता इस बार किस मुद्दों पर मौका देना चाहिए। मिथिला और दरभंगा में बीजेपी का पकड़ मजबूत है। क्या ये ऐसे राजनीतिक पार्टी है जो महागठबंधन की इन दिनों नींद जो है उड़ा रखी है? वो है AIMIM यानी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो बिहार में दावा करते हैं पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में 5 सीटें जीती थी, जिसमें से चार विधायक को आरजेडी ने खरीद ली थी। आपको अच्छी तरह ये अपने समाज के लिए तो राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है चुनाव की तो अपने समाज के लोगों को टिकट नहीं देते, तो पता है ना। तो आप देख रहे हैं इंडिया टाइमलाइन। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद सलमान शमी। आज हम आपके सामने लाए हैं ऐसे खास बातचीत के लिए ऐसे इंसान को जो लगातार राजनीति के साथ साथ समाज सेवी में भी सक्रिय है। आइए जानते हैं इनका विचार, इनका सोच और समाज के प्रति इनका क्या सुझाव है। चिराग जलते रहे आंधियों के बावजूद, चिराग जलते रहे आंधियों के बावजूद, लोग चलते रहे मुश्किलों के बावजूद, जो समाज के लिए जिए वही असली नेता है, जो समाज के लिए जिए वही असली नेता है। कुर्सियां तो मिलती रहती है सियासतों के बावजूद। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाइमलाइन पे। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी, आपने मुझे ये मौका दिया है अपने स्टूडियो में आने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके दर्शक बंधुओं का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपके स्टूडियो में मुझे बातचीत रखने का मौका मिला है। और वीरेंद्र जी, आप कैसे हैं? फिलहाल नासाज हूँ, खुश हूँ और चुनावी चर्चाओं के बीच अपने आप को भी तलाशने का प्रयास जारी है। वीरेंद्र जी, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इंडिया टाइमलाइन पे आप आए, कैसे आना हुआ? नहीं देखिए, आप पत्रकार साथी हैं और बिना आप लोगों से संवाद किए हुए, बातचीत किए हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल है। तो आपके लिए समय निकालना, अपने भाई साथियों के लिए समय निकालना तो आवश्यक है। और अभी पर्व त्योहार पूजा का फेस्टिवल मोड है, साथ में चुनावी अभियान लगातार चारों तरफ चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बीच अपने गांव समाज में रहना तो अनिवार्य है। तो इसी दौरान आपके बीच और आपसे संपर्क हुआ और आपके दफ्तर में आना हुआ है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी जी, वीरेंद्र जी, लोग कहते हैं कि वीरेंद्र हमेशा प्रदर्शन में, कोई भी प्रदर्शन में हमेशा शामिल रहते हैं। ऐसे में वीरेंद्र ऑलवेज ऑन प्रोटेस्ट टैग लगता है आपका, कैसा मतलब? नहीं देखिए, हमारा सब, देखिए मेरे लिए हमेशा आंदोलन में रहना, मुझे लगता है कि संवैधानिक अधिकारों और अपने हकों के लिए हमें बोलना होगा, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है और ना ही हम कोई चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। तो हमें अपने आवाज़ के लिए हमेशा मुखर होकर सड़कों पे रहना होगा, जनता के जनहित वाले मुद्दों पे हमेशा आवाज़ उठाना होगा। इसीलिए लोग अक्सर इस रूप में देखते हैं कि हम हमेशा जन आंदोलन में रहते हैं, जन आंदोलन में सक्रिय रहते हैं। मतलब आपको देख के लगता है कि नेता कम और स्टूडेंट के भाई साहब ज्यादा है, क्या आपको लगता है? नहीं, स्वाभाविक है, हम छात्र आंदोलन से निकले हुए छात्र नेता रहे हैं और छात्र नेता के बाद जब सामाजिक गतिविधियों से जुड़ाव हुआ, समाज के जन आंदोलनों से जुड़ाव हुआ,
सामाजिक बुनियादी मांगों से जब जुड़ाव हुए तो स्वाभाविक है कि वही छात्र समुदाय वर्ग ने जो हाथों हाथ हम जैसे नौजवानों को एक कार्यकर्ता के तौर पे स्वीकार किया, एक सामाजिक नेतृत्वकर्ता के तौर पे स्वीकार किया। तो इसीलिए लोग एक छात्र नेता की छवि में हमें देखते हैं, क्योंकि हमारा भी तो जन्म विश्वविद्यालय के उस जन आंदोलन वाले कैंपस से ही हुआ है, जहाँ स्वतंत्रता, संप्रभुता और भ्रातृत्व जैसे शब्द हम सीख कर आए। तो स्वाभाविक है, समाज में तो हमें छात्र नेता के तौर पर ही लोग देखते हैं। जी, पॉलिटिक्स में आने से पहले वीरेंद्र जी आईएएस आईपीएस बनने का कुछ प्लान था या सीधे नेता बनने का? ये मतलब अभी कैमरे के सामने मुझे लगता है कि पहली बार मुझसे ऐसा ये कोई प्रश्न कर रहा है। कई सारे इंटरव्यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों ने मुझसे चर्चाएं की है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अपने एकेडमिक बैकग्राउंड्स को लेकर। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी लास्ट पढ़ाई जो है पवनंस हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज अप्रेंटिसशिप में वर्कशॉप में था। मैंने सिर्फ 2 सेमेस्टर क्लियर किया था, एज अ रिसर्च स्कॉलर में था। लेकिन फिर अचानक से सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, वहाँ से मैं बाहर निकला, फिर जेएनयू कैंपस पहुंचा। जेएनयू कैंपस में मैं लगभग 20 दिन रहा था। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस घूमने का मौका मिला। ये मैं 2011-12 की बात बता रहा हूँ आपसे। फिर उसके बाद मैं उस वक्त देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था, मारुति सुजुकी फैक्ट्री का आंदोलन हुआ था। उसमें मारुति सुजुकी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर को जिंदा जला दिया गया था और सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतर गए थे। तो उस आंदोलन को करीब से देखने का, समझने का मौका मिला और वहां से मेरी जो राजनीतिक जिज्ञासा थी, जीने और सीखने की इच्छा थी, वो और ज्यादा प्रबल हुई, मजबूत हुई। और फिर मैं वहां से पटना आता हूँ, पटना विश्वविद्यालय आता हूँ। पटना विश्वविद्यालय में मैं स्नातक के छात्र के तौर पे फिर नामांकित होता हूँ। नामांकित होने का उद्देश्य ये होता है कि मुझे छात्र राजनीति करनी थी। और उसी साल 2012 में छात्र संघ का चुनाव होता है पटना विश्वविद्यालय में। मैं उस चुनाव के कैंपेन को लीड कर रहा होता हूँ। अच्छा। और वहीं से मेरी ये राजनीतिक यात्रा फिर आगे बढ़ जाती है। फिर कभी कैरियर को लेकर यह प्रश्न नहीं रहा कि मुझे भविष्य में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाना है या नहीं जाना है, लेकिन एक सामाजिक जो ताना बाना होता है, जिस परिवेश से आप पढ़ लिख कर बड़े होते हैं, निकलते हैं, तो वहाँ ऐसे अनेकों सवाल होते हैं कि जीवन में क्या कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो। मुझे ये बात समझ में आ गई थी जब मैं पवनंस छोड़कर वापस आ रहा था, तो एक चीज समझ में आ गई थी कि मुझे एक फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का एक बेसिक इंजीनियर बन के नहीं रहना है। मेरे ऊपर शायद सामाजिक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो सपना शायद एक बेहतर, सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध समाज का मैं देखता हूँ, तो एक वैसे समाज के बनाने की जिम्मेदारी की यदि बात आएगी तो मैं उसमें कहाँ तक खड़ा हो पाऊंगा। तो ये सपना मेरे अंदर जिंदा था और उसी सपने को लेकर लगातार काम करता रहा। लेकिन अभी भी मेरी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंडर हूँ। मेरा डीएड है, मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ। मैंने टीचिंग फील्ड में 2-3 साल काम किया है। सीबीएसई के साथ मैं एज अ कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने काम किया है। तो एक अनुभव एकेडमिक फील्ड्स का रहा है, इन सब चीज़ों से जुड़ा रहा हूँ। अब पिछले 7-8 सालों से तो काफ़ी दूर हो गया हूँ, सामाजिक जन अभियानों से ही जुड़ा हुआ। कभी परिवार के लोग कहे हैं कि लड़का पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के प्रदर्शनी में लगे हुए हैं? नहीं, वे 2012 में जब मैं वापस आया था पवनंस से, मैं आपके ही माध्यम से साझा कर रहा हूँ। शायद पता नहीं पिताजी जब ये वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो कई सारे सवाल खड़े होंगे। मैं जब वहां से निकल रहा था तो मैंने पिताजी के नाम एक गुमनाम चिट्ठी लिखी थी। अच्छा। उस वक्त मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था, मैं एक छोटा सा वो सेल फोन यूज करता था। तो मैंने पिताजी के नाम एक गुमनाम चिट्ठी लिखी थी कि पिताजी, मैं उस काबिल अब हो चुका हूँ कि शायद मुझे आपकी जरूरत नहीं महसूस होगी, और आपने एक पिता होने के नाते जो फर्ज अदा किया है मुझे पढ़ाने लिखाने और बनाने में, तो मैं वो आपका एक भरोसेमंद लायक बेटा बनूंगा। तो पिताजी के अंदर ये सवाल हमेशा थे और आज भी हैं। स्वाभाविक है,
हर माता पिता के पास अपने बच्चों के भविष्य के लिए सवाल होते हैं, तो स्वाभाविक है उनके अंदर भी आज भी प्रश्न है, लेकिन पहले उस प्रश्न पे सवाल होते थे कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसी जिंदगी होगी, क्या सोच रहे हो। लेकिन अब प्रायः पिछले 10 सालों से ऐसे सवाल अब नहीं आते हैं, क्योंकि जब आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ों को निर्णयों वाली स्थितियों में लेकर आने वाले हो जाते हैं, नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। वरना फिर इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तो होते ही नहीं, उनके भी तो माता पिता थे ही उनसे पूछने वाले। तो अच्छा वीरेंद्र जी, कभी पढ़ाई के मामले में पिताजी से मार खाए? मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक हैं। बचपन मेरा उनके इर्द गिर्द गुजरा। पलायन के शिकार वो भी हुए, बेरोजगारी की मार उन पर भी पड़ी। 90 के दशक में जब बिहार में जनता दल की सरकार आई, तो उस वक्त पिताजी ग्रेजुएट थे, टीचर ट्रेनिंग किए हुए थे, शिक्षकों की बहाली होने वाली थी। अचानक सरकार ने शिक्षक बहाली पर रोक लगा दिया, पिताजी पलायन के यहाँ से शिकार हुए। बचपन दुखों तकलीफों से बीता हमारा। फिर जब हम 8वीं कक्षा में आए पढ़ने के लिए, तो फिर पिताजी वापस आ चुके थे। पिताजी को फिर गवर्नमेंट जॉब मिल गया यहाँ पर एज अ टीचर के तौर पे। तो वो जो दौर दरमियान था पढ़ाई का सिलसिला, उसमें पिताजी से बहुत मार खानी पड़ती थी। कभी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए, तो कभी वो केमिस्ट्री के रासायनिक आणविक सूत्रों को याद करने के लिए, वो याद है बचपन में। तो बहुत ठुकाई लगी है, बहुत पीटते थे बचपन में, बहुत पीटा जाता। अच्छा, अब हम बात करते हैं, बिहार के लाखों युवा बेरोजगार हैं, इसका असली जिम्मेदार कौन? क्या लगता है? आपने बहुत गंभीर सवाल किया है। मैं तो सीधे तौर पे इस सरकार को उसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। जो हमारी वर्तमान सरकार है, वो हमारे युवाओं को ना समय पे डिग्री दे पा रही है, और जिनके पास कुशल डिग्री है उन्हें रोजगार देने में भी हमारी सरकार विफल है। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से उन सभी सरकारों पे दोषारोपण कर रहा हूँ जो पिछले 25-30 सालों से हमारे बिहार में सरकार के पद पे काबिज है, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो या विपक्ष में बैठे भी लोग जिनको कुछ समयों के लिए मौका मिला। हाँ, रोजगार सृजन के नाम पे सिर्फ शिक्षक बहाली ही पर्याप्त नहीं होती है, लेकिन रोजगार का मसला आज पूरे हिंदुस्तान में बिहार के लिए एक जीवंत और ज्वलंत प्रश्न है। इस पर तो बात होनी ही चाहिए। तेजस्वी को कैसा नेता मानते हैं? ठीक है, अच्छे हैं, अपने पार्टी के लिए कुशल नेतृत्व करता है, अपने पार्टी का अच्छा नेतृत्व करते हैं। बिहार के लिए उन्हें मौका नहीं मिला, उन्हें एक बार मौका मिलना चाहिए, ताकि हम अभी जान पाए कि वो कैसा सरकार चला पाए। शायद 17 महीने की सरकार वो चलाए थे, जिसमें गांधी मैदान में लाखों शिक्षक बहाली किए थे। इस पे क्या? वो पुष्टि करते हैं, दावा करते हैं कि मैंने 17 महीने की सरकार में लाखों नौजवानों को रोजगार दिया है। मुझे लगता है कि उन्हें एक कार्यकाल पूरा मिलना चाहिए, ताकि उनके प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी कार्यक्रमों को हम भी जान पाएं कि वो 5 साल में किस तरह सरकार को चलाते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा, यदि वो सरकार में आते हैं तो उन्हें करीब से देखने का मौका मिलेगा। रिजल्ट लेट, एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक, ऐसा सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक सरकार नहीं बदलेगी। सत्ता में लगातार पिछले 17 सालों से जो एनडीए की सरकार बैठी हुई है कुंडली मार के, मुझे लगता है इसके लिए अब सरकार को बदलने की आवश्यकता है, एक नए विकल्प को सत्ता में लाने की आवश्यकता है। वरना आप किसी भी परीक्षा परिणाम में देखें, धांधली की बातें लगातार आ रही हैं, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात क्यों ना हो। इवन यहाँ तक कि सरकार के अपने आला अफसर अधिकारी उसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आए दिन प्रायः अखबार की सुर्खियों में, न्यूज़पेपर की कटिंग्स में ऐसे लोगों के नाम के जिक्र हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि यह सरकार अब निरंकुश हो चुकी है, और लगातार पिछले 5 टर्म से जिस तरह से इनका कार्यकाल रहा है, तो उस कार्यकाल में जो भी बहालियां आई है, इवन अभी तो शिक्षक बहाली में भी कई सारी खामियां निकल कर आने शुरू हुए हैं। तो
तो कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जो पारदर्शिता ढंग से हुई हो। और विश्वविद्यालय में तो जो हाल है अराजकता का, जो डिग्री का माहौल है, वो तो हम झेल ही रहे हैं। हमारा छात्र संघ कितनी मजबूती से विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ रहा है कि कम से कम हमारी 3 साल की डिग्री समय पर 3 साल पे मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम उन चुनौतियों को तो आंशिक रूप से झेल ही रहे हैं। और अमूमन सिर्फ ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप इवन पटना विश्वविद्यालय चले जाइए। पटना विश्वविद्यालय में इस बार का जो रोस्टर जारी हुआ था नामांकन शॉर्ट लिस्टिंग का, उसमें कई सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेस जिनमें नामांकन तक भी नहीं हो पाया। सरकार एक तरफ प्रोफेशनल कोर्सेज को इनवाइट कर रही है, दूसरी तरफ वहां नामांकन 0 हो रहा है। सरकार कोर्स को अपग्रेड नहीं कर रही है, विश्वविद्यालय को अपग्रेड नहीं कर रही है, प्रोफेसर की बहाली नहीं हो रही है, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर को ठेके पर रखा जा रहा है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी देकर खटवाया जा रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही है बल्कि खटवाया जा रहा है लेबर की तरह। तो इन सब चुनौतियों से हमारा बिहार जूझ रहा है। और सही में ये पेपर लीक की बात हो या परीक्षा की गुणवत्ता की त्रुटि का सवाल हो, आज के दौर में हम छात्रों नौजवानों के लिए बहुत बड़ा ये प्रश्न है, बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे तो लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, शायद नए सिरे से जब तक चीजों की शुरुआत नहीं होगी, संभव नहीं है कि आप इतने बड़े व्यवस्था को बदल पाए। अब बात करते हैं हम गोराबौराम विधानसभा की। यहाँ के मौजूदा विधायक एनडीए से स्वर्णा सिंह जी। स्वर्णा सिंह के बारे में और मौजूदा विधायक मतलब कार्यकाल कैसा चल रहा है गोराबौराम में, अब इस पे कुछ? मैं बिल्कुल इस पर बात करना चाहूंगा आपसे। देखिए, स्वर्णा सिंह खुद एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड परिवार से आती हैं। इन लोगों को कभी जीवन में मेहनत नहीं करना पड़ा, विरासत में सत्ता मिली है। पूर्व में उनके पिताजी भी शायद राज्य मंत्री रहे हैं, मंत्री पद से गुजरे हैं। उसके बाद उनके ग्रैंडफादर जो सुनील सिंह थे, वो यहाँ से एमएलसी हुआ करते थे। तो उसी कोटे से आनंद फानन में पार्टी ने निर्णय लेकर उन्हें टिकट दिया और वो विधायक चुनी गई यहाँ की। तो 5 साल के कार्यकाल को आपने कहा कि कैसे देखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि महिला होने के नाते यदि आप विधायक चुनकर आती हैं, तो किसी भी समाज की खुशहाली यदि आपको देखनी हो, तो उस समाज की महिलाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था, उस समाज की महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था, ऐसे गुणवत्तापूर्ण चीजों की यदि पड़ताल की जाए तो मुझे लगता है कि उन्हें 0 मार्क्स मिलेगा। अच्छा। क्योंकि 5 साल में मैंने कहीं पर किसी महिला डिग्री कॉलेज को खोलते हुए तो नहीं देखा उन्हें। मैंने किसी महिला गर्ल्स कॉलेज या स्कूल का उद्घाटन शिलान्यास करते हुए तो नहीं देखा, या फिर किसी बड़े स्वास्थ्य केंद्र और संस्थानों का उद्घाटन शिलान्यास करते हुए उन्हें मैंने नहीं देखा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जरूर कई सारे एपीएचसी भवनों का निर्माण किया है, वो अलग ही घोटाले और गबन का प्रश्न उस पर लगा हुआ है, तो अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन विधायक के कार्यकाल को यदि देखा जाए तो मैं तो कहूंगा कि उन्हें 0 मार्क्स मिलना चाहिए। विधायक बनने का यह मतलब नहीं होता है कि आपने कितने सड़कों का निर्माण किया है और कितने पुल पुलियों का उद्घाटन किया है। विधायक का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र के जनता से जुड़े हुए वो जनहित के मुद्दे जिसको जनता के घर तक सुलझाया जा सकता था, शायद उसमें विधायक विफल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप गौराबौराम प्रखंड का कार्यालय देख लीजिए ना, आप बिरोल प्रखंड कार्यालय देख लीजिए ना, बिरोल नगर पंचायत देख लीजिए ना, आप किरतपुर का प्रखंड कार्यालय देख लीजिए ना। ये वही विधायक हैं जिनके कार्यकाल में किरतपुर प्रखंड ब्लॉक को अपना कार्यालय नसीब नहीं हुआ, भाड़े के किराए पे चलता है आज भी। अच्छा। गौराबौराम 1994 में यहाँ ब्लॉक का कार्यालय खुला और आज तक उस ब्लॉक को अपना कार्यालय का भवन आवंटित नहीं हो पाया। अच्छा। तो ये मतलब एकदम छोटी बुनियादी चीजें हैं जिससे हमारा प्रखंड कार्यालय क्षेत्र जूझ रहा है। बाढ़ से प्रभावित यह क्षेत्र है, कागज पर फाइलों का बंटाधार हुआ है, लूट गबन खसोट चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो मुझे लगता है कि इनका कार्यकाल 0 मार्क्स वाला रहा है, मैं उसे गुणवत्ता में नहीं मानता। गौराबौराम विधानसभा से आते हैं एक जो गठबंधन के साथी है वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी। बात करते हैं सनत मल्ला के सहनी समाज के बारे में। तो
उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, मुकेश सहनी के बारे में? निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में 2020 में वो एनडीए घटक दल का हिस्सा थे। उन्हें 11 सीट मिली थी। 4 सीट पर उनको जीतने का मौका मिला और क्रमशः यही गौरा बोराम और अलीनगर का सीट उनके पास विनिंग सीट के तौर पर दर्ज था। लेकिन जब आप उनकी यात्रा, उनकी जर्नी को देखेंगे तो स्वाभाविक है वो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे आए हैं और संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन सिर्फ एक जाति विशेष और आरक्षण की बात करते हुए आप बड़ी लंबी राजनीति की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि अब समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है और मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो दलित, पिछड़े और वंचित शोषितों के आवाज़ बनकर उभर कर सामने आए हैं। तो मुझे लगता है उस पर वो मजबूती से काबिज रहें कम से कम। दल बदलू का जो उन पर टैग लगा हुआ है पिछले ही चुनाव से, वो ना लगे कम से कम। जहाँ पर रहें मजबूती से टिकें, लड़ें और उन दलित वंचित शोषितों को उनका हक दिलाएं। यदि वो इसमें कामयाब होते हैं, अब परिवारवाद में सिमट कर ना रहें। वही एक घटनाक्रम है कि हाजीपुर में कार्यक्रम का शिलान्यास हो रहा था तो मंत्री जी खुद थे, लेकिन पता चला उद्घाटन करने उनके भाई पहुंच गए थे। अच्छा। जहां से ये विवाद शुरू हुआ था, पार्टी में डायल्यूशन शुरू हो गया था। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी परिवारवाद में उलझ कर ना रह जाए। परिवारवाद से इतर पार्टी के इर्द गिर्द में कई सारे जो विकल्प उनके पास मौजूद हैं, उन लोगों को भी मौका दे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वीआईपी भी एक मजबूत और सशक्त पार्टी उभर कर सामने आएगी। बिल्कुल। और स्वाभाविक है, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मानने वाले, लोहिया के विचारों को मानने वाले, जननायक जयप्रकाश नारायण के आदर्शों को मानने वाले लोग, यदि ऐसे लोग उभर कर समाज में आगे आते हैं तो निश्चित रूप से दलित, शोषित, वंचितों का तो आवाज मुखर होगा। ये अपने समाज के लिए तो राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है चुनाव की तो अपने समाज के लोगों को टिकट नहीं देते, तो पता है बात। हाँ नहीं, बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको कहा कि वो परिवारवाद वाला जो उन पर एक टैग लगा है, पहला तो वो उनसे उनको उबरना चाहिए। दूसरा, टिकट बेचने खरीदने जैसी बातें होती है, मैं तो नहीं जानता, मैं तो उनके साथ नहीं बैठा हूँ, उनके पार्टी के अंदर की ये चीज़ें हैं तो वो किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये आरोप उन पर लगता रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वरना यहाँ तो कई सारे धुरंधर आए और घर को लौट गए। अभी वो एक बार भी विधायक नहीं बने, चुनाव लड़ते हैं, अच्छी खासी वोट मिल जाती है गठबंधन की वजह से, और अभी दावा कर रहे हैं महागठबंधन में आके उप मुख्यमंत्री बने। क्या सोचते हैं इस पे? नहीं, उनके पास एक अपना कोर वोट है और जिस कोर वोट के आधार पे वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे 60 सीटें मिलनी चाहिए, 62 सीटें मिलनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन इस हिसाब से चलने वाला है। जो उनका वाजिब हक है वो पार्टी देगी ही उनको, और मैं ये कौन तय करने वाला होता हूँ। तो निसंदेह उनको अपना हक मिले। यदि वो डिप्टी सीएम का चेहरा अपने आप को मान रहे हैं तो उन्हें मुझे लगता है कि बिहार के बदलाव की जो यात्रा है, बिहार को बदलने की जो बात है, चाहे वो रोजगार, पलायन, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं तमाम, तो उन्हें अपना विजन भी रखना चाहिए। सिर्फ आरक्षण आरक्षण के मुद्दे ऐसा नहीं से लगता है कि मुकेश सहनी जी अपने समाज के लिए, ऐसा नहीं लगता है कि मुकेश सहनी जी अपने समाज के लिए कम और अपने लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। आप उनके पूरे यात्रा को यदि देखेंगे तो ये दिखता है, और मैं ऑन कैमरा इस बात को तो कहना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, नेतृत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के साथी हैं हमारे, तो हम तो यही कहेंगे कि वो आए, मैदान में डटे रहें। वही फिर मैं कहूँगा कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं, तो शायद हो सकता है इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में इन सब आरोपों को वो खारिज करें, अपने जवाब से खारिज करें। अच्छा वीरेंद्र कुमार, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने का कुछ प्लान है? देखिए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स करने वाला लीडर हूँ,
और हमारे पास अपना कैडर है, अपना कोर वोट है, हम 10 सालों में उस पे काम कर रहे हैं। हमने पंचायत चुनाव में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी हम काफ़ी सीरियस हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे खुद को एक कैंडिडेट के तौर पे नहीं देखता हूँ और इस विधानसभा चुनाव में मैं अपने आप को एज ए कैंडिडेट नहीं स्वीकार करता हूँ। हाँ, कई सारे राजनीतिक दल और पार्टियां जिस तरह से हमारी बातचीत हो रही है, हमारी चीज़ें आगे बढ़ रही है, हमारे अपने घटक दल में जिस तरह से बात हो रही है, तो ये एक अपार संभावना है। इस पर हो सकता है संभावनाएं संयोग बनती है, परिस्थितियां बनती है, तो नेतृत्व देने के लिए भी तैयार हैं और स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। यह तो निर्णय संगठन करेगी, पार्टी। जनता के बीच आपकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है, आप इन्हें कहाँ तक ले जाएं? देखिए, मैं तो समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाले उस व्यक्ति तक अपने आप को पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जहां पर उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो मैं उसका माध्यम बन पाऊं। ये मेरा प्रायः प्रयास है। और मेरी लोकप्रियता क्या है नहीं है ये तो मुझे भी अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं बस इस बात के लिए खुशहाल हूं कि मैं उनकी आवाज बन पा रहा हूं और उनके आवाज के माध्यम से मैं उनके अधिकारों की रक्षा कर पा रहा हूं, उनके हितों और अधिकारों के लिए मैं लड़ पा रहा हूं। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपने बड़ा गंभीर बात कहा है मुझे, तो मैं जिस दिन इस दुनिया को अलविदा कहूंगा, तो मेरा एक ही ख्वाहिश है कि मेरे पीछे जो भीड़ और कारवां हो, उनकी आंखों में मेरे लिए गर्म आंसू हो। अच्छा, तो मैं बस उसी जज्बात से खड़ा हूँ, मैं उसी जज्बात से आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो ताकत है, मेरी जो प्रेरणा है, वो वही सपने हैं, वही आवाज है, वही लोगों की पुकार है। तो बस मैं उसी उम्मीद और आशा के साथ आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अच्छा, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में जनता इस बार किस मुद्दों पर वोट करेगी? देखिए, अभी तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से माहौल बना है, आप देखें तो इस माहौल में जिस प्रकार से पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा उठकर सामने आया है, तो युवा वोटर्स काफ़ी ज़्यादा रुझान में है, वो बदलाव की तलाश में है, एक नए विकल्प की तलाश में है। एनडीए घटक दल के पास कोई बहुत मजबूत चेहरा नहीं है। जो वर्तमान में चेहरे मौजूद भी हैं, उन पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं, उन पर आरोप लगते जा रहे हैं और उनके राजनेता तो अपने आरोप को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हाई कोर्ट ने कई सारे आदेश उनके खिलाफ जारी किए हैं। तो इस उठापटक में और इस घटनाक्रम के दौरान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज की जो बुनियादी मांग है, वो मांग, मुद्दे, प्रश्न जेन्यून प्रश्न बनेंगे और लोग जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर मतदान करेंगे, क्योंकि उनके लिए रोजगार प्रश्न है, उनके लिए पलायन प्रश्न है, उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रश्न है, उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रश्न है, उनके लिए वोट चोरी भी जिंदा प्रश्न है। अच्छा, इस पर वो बात करना चाहेंगे, इस पर वो मतदान करना चाहेंगे। अच्छा, वीरेंद्र जी, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो महागठबंधन की इन दिनों नींद जो है उड़ा रखी, वह है AIMIM, यानी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो बिहार में दावा करते हैं पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में 5 सीटें जीती थी, जिसमें से चार विधायक को आरजेडी ने खरीद ली थी। आपको अच्छी तरह से, आप असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी के विचारधारा के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उनके विचारधारा से तो कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो एक विशेष वर्ग को जोड़ती है अपने आप से और उसी का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। राज्य में भी पिछली बार उन्हें 5 सीटें मिली, वो उसे संभाल नहीं पाए, पार्टी टूट गई उनकी यहाँ से। इस बार फिर वो दावा कर रहे हैं कि मैं आऊँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुन के आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा ख्याली सवाल ये है कि जब SIR चल रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ वोट को लेकर, तो आप देखेंगे अभी जो लास्ट रिपोर्ट जो चुनाव आयोग ने सबमिट किया है, उसमें सबसे ज़्यादा एक विशेष
वर्ग को ही नुकसान पहुंचाया गया है। नाम काटने का जो सवाल है वो एक विशेष वर्ग का ही नाम काटा गया है अत्यधिक। उसमें भी सबसे ज्यादा किशनगंज और पूर्णिया में मतदाता की छटनी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो वर्तमान की चुनौतियां हैं, उस पर उन्हें खुलकर बात करनी चाहिए, उस पर उन्हें खुलकर जो है आवाज रखनी चाहिए। ना कि इस बात की बहुत ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि मुझे इंडिया अलायंस में हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मुझे उसका हिस्सेदार बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जमीनी हकीकत कुछ अलग है। यहाँ के लोगों के दुखों तकलीफों की जो बातें हैं, उन बातों पर चर्चाएं ज्यादा होनी चाहिए। स्वाभाविक है, आपने तो पिछली बार भी 5 सीट पाई थी, तो आपने क्या लोगों को दिया? और इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मजबूत जमीन जनाधार उनको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तो पार्टियां स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र बहाल है, लोकतांत्रिक आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस को एआईएम में शामिल करना चाहिए या नहीं? देखिए, ये राय मैं कौन देने वाला होता हूँ। मुझे लगता है कि एक बार घटक दल होने के नाते जब विपक्ष में बैठते हैं तो आपस में बातचीत करनी चाहिए। और इवन जब यात्रा चल रही थी तेजस्वी जी की, तो कई सारे पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा भी था कि क्या एआईएम को आप अपना पार्टनर बनाना चाहेंगे या नहीं बनाना। उन्होंने कहा था कि मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का लीडर हूँ घटक दल का, और मुझसे तो अभी तक एक बार बात भी नहीं की गई है। तो मुझे लगता है कि शायद वो बातचीत चल रही है, आई थिंक। तो आपस में बातचीत तो होती है, राजनेताओं की आपस में बातचीत अच्छी खासी होती है। ये कैमरे के पीछे की अलग कहानियां होती है, तो राजनेताओं की आपस में अच्छी खासी बातचीत होती है। बिहार में कांग्रेस का भविष्य आपको कैसा लग रहा है अभी अभी के वर्तमान के समय में? देखिए, कांग्रेस का भविष्य मैं यही कहूंगा, कांग्रेस को नए लोगों को मौका देना चाहिए। जब तक पार्टी में नए लोग नहीं आएंगे, जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं आएंगे, जब तक संगठनिक ढांचा उनका मजबूत नहीं होगा, कमबैक करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। और पार्टी इस मूड में है कि हम नए लोगों को मौका देंगे। नए सिरे से चीज़ों को खड़ा करने का प्रयास उनका लगातार जारी है। उनकी प्रदेश कार्य समिति, उनकी जिला क्रियान्वयन समिति और इवन सेंट्रल कमेटी भी काफ़ी मजबूती से इस पर काम कर रही है, और उसके परिणाम भी आपको दिख रहे हैं जमीनी स्तर पर। तो संगठन अपने आप को खड़ा करने का प्रयास लगातार कर रही है, और उनका ये प्रयास सफल हो, हम ऐसा होते हुए भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्हें नए लोगों को जोड़ना चाहिए, उन्हें नए लोगों को मौका देना चाहिए। मिथिला और दरभंगा में बीजेपी का पकड़ मजबूत है, क्या इसे तोड़ेंगे आप या इसे रहने देंगे? नहीं, कहाँ कहाँ पे पकड़ मजबूत है? 10 में से 9 सीट उनके पास है, क्या इसलिए पकड़ मजबूत है? क्या लोकसभा की सीट उनके पास इसलिए पकड़ मजबूत है? जमीनी स्तर पर बूथ को पकड़ के जीत लेना, क्या यही उनकी मजबूती है? लेकिन जब पलायन, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, 3 साल की डिग्री 3 साल में ना मिलना, जब सामाजिक जन आंदोलन के जुड़े हुए मुद्दों की बात आएगी, तो फिर कहाँ मजबूती दिखती है? कैसी मजबूती है? मैं तो उस मजबूती को नहीं मानता। अच्छा, मजबूती बेबाकी से उस चीज की होनी चाहिए जहां पर चीजों को बदलते हुए देखा जा सके। चीजें यथावत है। आज भी दोनार गुमटी पे लोग घंटों घंटों जाम में पड़े रहते हैं। आज भी दरभंगा एम्स 2015 का 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट सिर्फ दीवार और चारदीवारीकरण में उलझा हुआ है। आज भी डीएमसीएच अपग्रेड होने के बाद भी जब गांव से, हमारे इस गांव से कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसे बेड मुहैया नहीं हो पाता है। तो कैसी मजबूती? मैं उस मजबूती को नहीं स्वीकार करता हूं। और हाँ, चुनावी जीत लेना ही मैं उसको अंतिम विकल्प नहीं मानता हूँ। अच्छा वीरेंद्र जी, नीतीश कुमार के विकास मॉडल को कैसे देखते हैं? हम तो पिछले 10 सालों से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, एनडीए के खिलाफ ही 10 साल मुखर होकर सड़कों पे जन आंदोलन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके विकास के मॉडल में पटना ही विकास का केंद्र है। अच्छा, राजगीर, नालंदा, बोधगया ही उनके विकास का केंद्र है। अच्छा, ग्लास ब्रिज वो नालंदा, बोधगया को देते हैं। हमारे यहाँ आज भी चचरी पुल ही है। अच्छा, हम आज भी चचरी पुल पर ही सफर करते हैं। तो विकास का मॉडल, जो मॉडल वो देश को दिखा रहे हैं, वो पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछाने वाले आदरणीय नीतीश जी पटना में ही सिमट कर रह गए हैं।
पटना से दूर दराज हमारा यह इलाका दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा का उन्हें नहीं दिखता है, लोग यहाँ के नहीं दिखते हैं। जब सुपर फास्ट दुरंतो वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात आती है तो पटना गया रूट और जहानाबाद में सैकड़ों जाल बिछा दिया जाता है, लेकिन जब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा की बात आती है तो यहाँ पर अमृत भारत ट्रेन दिया जाता है, जहां से मजदूर उस ट्रेन में लद कर अमृतसर, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई जैसे क्षेत्रों में जाकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। तो हमें तो यही लगता है कि विकास के उस घटाटोप से जो माहौल बनाया जाता है, विकास का आडंबर ठोका जाता है, तो उससे तो सैकड़ों कोसों मील दूर हैं हम लोग। आप देखिए ना, हमारे यहाँ ना अच्छा विश्वविद्यालय है, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, तो किस तरह का विकास, कैसा विकास? सड़कों का जाल बिछा दिया आपने। सिर्फ आपने किन चीजों को लेकर इन सब चीजों पे काम किया है, ये एक बहुत लंबा चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन वो भी आप देखिए ना, आप चले जाइए ना नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे, चिप्पियां चिपकाई जा रही हैं, रोड उखड़ते जा रहे हैं और चिप्पियां ठोकी जा रही है उस पे। बड़ा विभत्स और दयनीय स्थिति है इस सरकार की। तो विकास तो दूर दूर तक, कोसों तक नजर नहीं आ रहा है। कहीं खो गया है विकास, लगता है उसे ढूंढना पड़ेगा। विकास सोए हुए हाँ, विकास खो गया है। क्या आप मानते हैं एक ईमानदार कैंडिडेट बिना पैसे के चुनाव जीत सकता है? हाँ बिल्कुल, निसंदेह। ऐसे देश में सैकड़ों उदाहरण हैं जो चुनकर आए हैं और उन्हें समाज ने हाथों हाथ स्वीकार किया है, वरना हम जैसे साधारण लोग तो इस चुनावी प्रतिस्पर्धा में ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। मैं खुद यहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, गोराबोराम पश्चिमी क्षेत्र से। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, उस दिन भी मेरे पास 500 रुपया नहीं था जेब में, और 3700 वोट मेरे पास आए, 3654 वोट मुझे मिला था। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है। सागर नवदिया, अमित ठाकुर, धीरज जैसे लोग चुनकर नहीं आते। या देश के राजनीतिक परिदृश्य में भी आप देखें, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो चुनकर विधायक, सांसद बनकर आए हैं। हाँ, इस पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा में इस तिक्रम और मायाजाल को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे नेतृत्व को समाज स्वीकार करती है, उसे स्थान मिलता है, उन्हें मौका दिया जाता है। तो हम जैसे नौजवानों को और हम जैसे प्रयासरत, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम जैसे उन सैकड़ों नौजवानों को जो अपने गांव, क्षेत्र, कुनबा में कहीं भी प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें प्रयासरत रहना चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। बिहार में राजनीति में जात पात कितना हावी है? नस नस तक हावी है। यदि हावी नहीं होता तो आज मैं चुनाव नहीं हारता। मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ, लेकिन मैं उस भ्रम को तोड़ने में लगा हुआ हूँ। हमारे साथियों को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला, जात पात से अलग इतर भी हमारे साथियों को मौका मिला है, साथी चुनकर जीत कर आए हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बेनीपुर नगर परिषद में हम मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे। तो चेयरमैन के चुनाव में हमारा जो कैंडिडेट था वो मामूली साधारण सा नौजवान था जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। हमने उसे कैंडिडेट बनाया था, और मुझे लगता है कि हर एक जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, उम्र, ये सभी कुछ टूटा और सब कुछ टूट कर हमें वोट मिला था, और हम प्रबल दावेदार बने थे, हम रनर रहे थे बेनीपुर नगर परिषद चुनाव में। तो हमें लगता है कि हम में एक विकल्प लोगों को दिखता है, और वो जाति वाली जो चीजें हैं वो टूटती नजर आ रही हैं। आने वाले समय में ये और व्यापक रूप से टूटेगा। जैसे ही मुद्दे हावी होंगे तो ये सब चीजें टूटेंगी, टूटकर जरूर दूर होंगी। तो हाँ, अभी तो है, प्रभावी है वो चीजें। अच्छा वीरेंद्र जी, आपसे एक सवाल, अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? भाई साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पता नहीं, मुझे इस पे जवाब देते हुए भी डर लग रहा है। मैं उस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। मैं उस लायक तो अपने आप को नहीं मानता हूँ। ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर बच्चे को निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, हर माँ के लिए बेहतरीन उपचार और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि यही बेसिक 3 चीजें मैं धरातल पर ले आऊं तो मुझे लगता है कि मेरा मुख्यमंत्री बनना साकार हो जाएगा। अच्छा, हर हाथ को काम मिले, हर बच्चे को निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा मिले, हर माँ बहन
को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इसे बेहतरीन। इन दिनों बिहार में एक और राजनीतिक पार्टी है जो पिछले सालों शायद बनी है, शायद कल 1 साल हो गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज। जनसुराज दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मतलब सरकार में आएंगे ही हम। क्या देखते हैं जनसुराज का? देखिए, उनका जमीन से कोई जुड़ाव नहीं है। उनकी पदयात्रा भी बड़े ही आडंबर में रही है। हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, गांव गली समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो उनकी पदयात्रा को उस पर अभी फिलहाल चर्चा नहीं करूंगा मैं, किस तरीके से उनकी पदयात्रा चल रही थी, कैसे लोग चला रहे थे। मैं ये कहूँगा उनके पास अकूत संपत्ति है, रिसोर्स का उनके पास बहुत बड़ा माध्यम है, तो वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और इसलिए आप ये कहेंगे कि उनके पास बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। बहुत बड़ा प्रभाव वो नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, एक राजनेता के तौर पे वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, सोच अच्छी लेकर आए हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज के युवाओं को राजनीतिक में आना चाहिए या सिस्टम से दूर रहना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि हर वो व्यक्ति जो सांस ले रहा है उसे राजनीति में दिलचस्पी है, होनी चाहिए, रखनी चाहिए, और युवाओं को तो खासकर राजनीति में आना ही चाहिए। क्योंकि मैं फिर से वो एक कोट करूँगा बर्टोल्ट ब्रेख्ट को, जिन्होंने ये कहा था, जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक, कवि, नाटककार, साहित्यकार हुए। उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति यह कहता है कि मुझे राजनीति नहीं पसंद है, मैं राजनीति से नफरत करता हूँ, मुझे राजनीति नहीं पसंद है, वो ये व्यक्ति यह नहीं समझता है कि तुम्हारे जूते, आटे, कपड़े की कीमत राजनीति से ही तय होती है। तो कभी ये मत कहो कि मैं राजनीति से नफरत करता हूँ, मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। तो युवाओं को तो खासकर आना ही चाहिए, क्योंकि बदलाव का विकल्प तो वही बनेंगे, तो उन्हें बिल्कुल आना चाहिए। अंत में इंडिया टाइमलाइन के दर्शकों और खासकर युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज? फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ इंडिया टाइमलाइन का और आपके दर्शकों का, कि मुझे आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला, मुझे अपनी बातें रखने का आपने मौका दिया। और आपके दर्शकों से यही कहूँगा कि हमारे साथी को अधिक से अधिक सहयोग करें, आगे बढ़ाएं और मुखर होकर समाज के जनहित से जुड़े हुए उन सवालों पर आप बखूबी प्रश्न करें, जो शायद समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाले लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचे और आपकी आवाज़ को सुनी जाए आपके माध्यम से। तो हम यही आपको शुभकामनाएं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र कुमार जी। आपने, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।